दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ यानी GERD। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या देखते हैं। कंटेंट हमारा है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या है इसकी, इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन के अंदर आपके बाद में है इटियोलॉजी के मतलब के कॉजेज़ क्या क्या है इस डिजीज़ के, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या है GERD के, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है, और मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। GERD इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट बेक इनटू द इसोफेगस ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। GERD एक डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो इसोफेगस के अंदर वापस आते हैं ड्यू टू मतलब जो आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो इनकम्प्लीट मतलब बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण इसोफेगस के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट आता है वो बैक होता है, रीगर्जिटेशन होता है इसके अंदर। इन द मोर सिंपली वर्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स इज द रिटर्न ऑफ द स्टोमक बैक अप इनटू द इसोफेगस। मतलब सिंपली वर्ड के अंदर कहा जाता है कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स ये है कि रिटर्न ऑफ द स्टोमक के अंदर रिटर्न आता है, गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो स्टोमक के अंदर रिटर्न आ जाता है इसोफेगस से। ठीक है, फिर हम देखेंगे इटियोलॉजी क्या है इस डिजीज़ की। इटियोलॉजी का ना यानी कॉजेज़ क्या है इस डिजीज़ के। आप कोई भी ड्रग के कारण हो सकता है, हाइटल हर्निया के कारण हो सकता है, या एब्डोमिनल पे ज़्यादा प्रेशर के कारण हो सकता है, या प्रेगनेंसी या ओबेसिटी के कारण हो सकता है, या वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है तो उसके कारण हो सकता है, या फूड कंजप्शन सच एज कैफीन, स्पाइसी फूड या फ्राइड फूड या चॉकलेट टोमेटोज़ वगैरह खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या लाइफस्टाइल अल्कोहल स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या है। प्लाइरोलिस, तो इसके अंदर हार्ट बर्न हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन होता है और बर्निंग सेंसेशन आएंगे चेस्ट के अंदर, और फिर इसके अंदर रिगर्जिटेशन हो सकता है, ये आपके साइन एंड सिम्टम्स है। हाइपर सलाइवेशन यानी सलाइवा का सीक्रेशन ज़्यादा हो सकता है। इसोफेगाइटिस यानी इसोफेगस का इन्फ्लामेशन हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है और कफिंग हो सकती है। फिर हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है। लूजिंग ऑफ द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर मतलब इसोफेजियल स्पिंक्टर होता है वो लूज़ होता है, जिसके कारण प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो आपके जो स्टोमक के अंदर कंटेन होता है वो लो इसोफेजियल फेगस के अंदर आ जाते हैं, जिससे आपके GERD होता है। डिले ऑफ द गैस्ट्रिक एम्पेटी में भी आल्सो कंट्रीब्यूट टू रिफ्लेक्स बाय इंक्रीज गैस्ट्रिक वॉल्यूम एंड प्रेशर। मतलब डिले हो जाता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट एम्पेटी होने में डिले हो जाता है और वहाँ पे गैस्ट्रिक वॉल्यूम होता है वो आपका बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे GERD हो सकता है। तो फिर हम देखेंगे इसके हमारा है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है अपन हम क्या क्या करा सकते हैं। इसके अंदर एंडोस्कोपी करा सकते हैं और बेरियम स्वेलिंग करा सकते हैं। बेरियम पिलाया जाता है पेशेंट को। इसके अंदर बेरियम के अंदर एक डाई होती है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे ये जाके रुक जाता है, फिर अपन को एक्सरे या उसके अंदर गैस्ट्रोस्कोपी के अंदर दिखाई देता है। एम्प्यूटरी हो सकता है या इसोफेजियल pH मॉनिटरिंग भी करा सकते हैं। फिर आगे आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कि हमको पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमको सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। मतलब अपन को अवॉइड गार्लिक को अवॉइड करनी है, अनियन को अवॉइड करना है, पेपरमिंट यानी काली मिर्च को अवॉइड करना है, फैटी फूड चॉकलेट वगैरह को अवॉइड करना है। अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा अपन को फूड ईटिंग नहीं करना है, जिससे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वो रिलैक्स हो सके। और वेट कंट्रोल करना है, वेट अपन का ज़्यादा नहीं हो, ओबेसिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना है और अल्कोहल को अवॉइड करना है। ठीक है, फिर अपन का आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम ले सकते हैं एंटासिड के अंदर ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल ले सकते हैं। H2 ब्लॉकर हो सकता है जिसके अंदर रेंटिडिन, केमेटिडिन वगैरह ले सकते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर के अंदर अपन ले सकते हैं पेंटाप्राजोल वगैरह ले सकते हैं। और इसके अंदर अपन
कोलार्जेनिक या कोलार्जेनिक एमेटिक्स ड्रग के अंदर अपन लग सकते हैं डोमपेरिडोम वगैरह ले सकते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन स्टूमुलेट जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन स्टूमुलेटर होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट कि हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्ट कि क्या डायग्नोस हो सकता है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब पेशेंट का जो न्यूट्रिशन लेवल होगा इस डिजीज़ के अंदर वो इम्बैलेंस रहेगा और आपकी उसकी पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो न्यूट्रिशन कम ले रहा है तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा। आपका फर्स्ट डायग्नोसिस होगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। तो हमारा गोल क्या होगा कि भाई इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है तो उसको एक्यूरेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं और मेंटेन करें, बॉडी वेट वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको एनक्रोच करेंगे कि स्लोली एंड मतलब जो फूड खा रहा है वो स्लोली खाए और चबा के खाए जिससे वो इजीली पास हो सके स्टमक के अंदर, ठीक है। और स्मॉल फ्रिक्वेंटली फूड खाए, ठीक है। फिर हमारा आता है सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डायग्नोस के अंदर एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब पेन हो रहा है ना, निकलने के अंदर पेन हो रहा है तो हमारा गोल क्या होगा उस पेन को रिलीफ देना, ठीक है। फिर हमारा आता है इंटरवेंशन। तो हमारा इंटरवेंशन क्या होगा, स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग आर द रिकमेंडेड बिकॉज लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फूड ओवरलोडेड, मतलब स्मॉल फ्रिक्वेंटली फीड लेना है। जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर अपन फूड लेंगे तो पेशेंट को ओवरलोड हो सकता है जिससे आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आ सकता है। और पेशेंट को एडवाइस करनी है कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे जिससे आपका पेन इंक्रीज़ हो सकते हैं। और अप राइट फोर मतलब दिन के अंदर 4 बार आपको मील लेना है जिससे आप रिफ्लेक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अब हमारा थर्ड डायग्नोस आता है कि डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द इसोफेजियल डिसऑर्डर, ठीक है। तो पेशेंट को इसके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है, इस इसोफेजियल डिसऑर्डर के बारे में नॉलेज नहीं है। तो हमारा गोल क्या होगा कि पेशेंट को हमें नॉलेज प्रोवाइड कराएं। तो इंटरवेंशन ये होगा, पेशेंट इज़ प्रिपेयर फॉर द फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, मतलब पेशेंट को प्रिपेयर्ड करना है अपन को फिजिकली और साइकोलॉजिकली जिससे वो डायग्नोस्टिक टेस्ट और ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर हो सके। और ट्रीटमेंट इंटरवेंशन मस्ट बी इवैल्यूएटेड कंटिन्यू एंड patient is give to sufficient information to participator in the care and diagnostic care। पेशेंट को इतनी सफिशेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो केयर के अंदर शामिल हो सके और डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर अपना शामिल हो सके, ठीक है। फिर हमारी ये टॉपिक होता है वो ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।